नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एनसीईआरटी क्लास 11th की इकोनॉमिक्स की किताब चल रही है। चैप्टर नंबर 4 है, उसका दूसरा पार्ट है ये। इंडिया में पुअर पीपल्स को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। देखिए, इंडिया में पॉवर्टी की प्रॉब्लम है, ये हमने देखा। पिछले वीडियो में हमने उसके बारे में बात भी की है कि बेसिकली अर्बन पॉवर्टी क्या है, रूरल पॉवर्टी क्या है। इससे पहले वाली वीडियो देखी जाके, या फिर क्लास 11th की एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट में चले जाइए मेरी, वहां पे आपको ये सब चीजें दिख जाएंगी, एक लाइन से आपको वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है भाई। तो अब कहीं ना कहीं हमें पॉवर्टी की प्रॉब्लम से डील करने के लिए वायबल और सस्टेनेबल स्ट्रेटजीज चाहिए ताकि पॉवर्टीज को हटाया जा सके। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि गरीब है कौन, और उसके लिए आपको एक स्केल डिजाइन करना पड़ेगा जहां से आप पॉवर्टी को मेजर करोगे। उसके लिए आपको एक क्राइटेरिया फिक्स करना पड़ेगा कि गरीबी क्या होती है। और इसकी सबसे पहली कोशिश हुई थी प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में बाय द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नेहरू जी। दादा भाई नेहरू जी ने पहली बार इनडायरेक्ट तरीके से कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन को डिस्कस किया था, और पॉवर्टी लाइन को उन्होंने डिसाइड किया था थ्रू अ मेन्यू फॉर द प्रिजनर। तो उस समय पे जो लोग जेल में बंद रहते थे उनके लिए एक मेन्यू डिसाइड किया दादा भाई नेहरू जी ने। और उन्होंने उस समय पे कुछ दामों को एनालाइज किया मार्केट के, और देखा कि भाई जो जेल में रहने वाला एक एडल्ट पर्सन है, और ऑब्वियस सी बात है जेल में ज्यादातर एडल्ट पर्सन रहेंगे क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनको जेल में बंद नहीं किया जाता। तो भाई जेल में रहने वाला जो एडल्ट पर्सन है उसके जेल में रहने के बेसिकली क्या कॉस्ट होगी अगर उस समय के मार्केट रेट के हिसाब से चीजों के दाम को मेजर किया जाए। तो ये यहाँ पे दादा भाई नेहरू जी ने निकालने की कोशिश की। तो एक जेल में रहने वाला इंडिविजुअल का खर्चा कितना है, दादा भाई नेहरू जी ने निकाला, और उसके बेसिस पे सोसाइटी में रहने वाले जो लोग हैं उनका खर्चा क्या होगा, इसको डिवाइस करने की कोशिश की। इसको भी समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन जरूर दबा देना, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक जरूर मार दीजिएगा, इससे एंगेजमेंट बढ़ता है। ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हो। एनसीईआरटी 6 से 12 की पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी सब कुछ कवर्ड है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपके जर्नी डॉट जॉब दो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए मेरे करंट अफेयर्स के लेक्चर्स की पीडीएफ के लिए। इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाइए, सारी की सारी एनसीईआरटी फ्री ऑफ अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो यहाँ पे जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग को पहले आइडेंटिफाई किया दादा भाई नेहरू जी ने, और उसके बाद एक्चुअल सोसाइटी में पॉवर्टी लाइन क्या है इसको रिवाइज करने की कोशिश की। तो बेसिकली अगर आप एक्चुअल सोसाइटी की बात करोगे तो एक्चुअल सोसाइटी में एडल्ट्स के साथ साथ बच्चे होते हैं। जेलों में जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज्यादातर एडल्ट्स को बंद किया जाता है, बच्चों को चाइल्ड केयर होम से भेजा जाता है। उस समय पे भी कुछ ऐसा ही था। तो जेल में अगर आप पॉवर्टी के लेवल को डिवाइस कर रहे हो तो एक एडल्ट के लिए डिवाइस कर रहे हो। अब बच्चों के लिए जो सोसाइटी है, सोसाइटी में बच्चे एडल्ट दोनों है, तो सोसाइटी के हिसाब से पॉवर्टी लाइन को यहाँ पे कैसे डिवाइस किया दादा भाई नेहरू जी ने, ये देखते हैं। दादा भाई नेहरू जी ने ये माना कि मान लीजिए एक देश की 1/3 आबादी बच्चों की है, तो उन 1/3 आबादी में दो प्रकार के बच्चे होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत कम खाएंगे, ठीक है, ना के बराबर खाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो एक एडल्ट जितना खाता है उसका आधा खाएंगे। समझ गया बात को। अभी एक एडल्ट कितना खाता है, तो एक एडल्ट जो कि प्रेजेंट में रह के जो खाता था उसके लेवल से कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे। तो प्रेजेंट में रहने वाले का जो पॉवर्टी लाइन है उसको कैलकुलेट किया था उस समय पे दादा भाई नेहरू जी ने, और उससे कनेक्ट करके उस सोसाइटी की पॉवर्टी लाइन को निकाल रहे हैं यहाँ पे। दादा भाई नेहरू जी ने माना कि एक सोसाइटी में 1/3 बच्चे हैं, इन 1/3 बच्चों के आधे बच्चे यानी 1/6 बच्चे ना के बराबर खा रहे हैं, और 1/6 बच्चे एक एडल्ट का आधा खा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे की। सोसाइटी में 1/6 बच्चे नील खा रहे हैं, 1/6 बच्चे आधा खा रहे हैं, और जो बची हुई सोसाइटी है 2/3, चूंकि 1/3 तो बच्चे हैं, तो जो बची सोसाइटी है 2/3 सोसाइटी वो पूरा खा रही है। तो ओवरऑल ये कितना निकल के आया, 1/6 ऑफ नील प्लस 1/6 ऑफ हाफ प्लस 2/3 ऑफ फुल, ये 3/4 ऑफ फुल निकल के आया। मतलब कि the weighted average of the consumption of the three segments gives the average poverty line which comes out to be the 3/4 of the adult jail cost of living। यानी कि भाई जेल में एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की जो भी कॉस्ट ऑफ लिविंग निकल के आती है उसके हिसाब से जो पॉवर्टी लाइन डिस्कस की जाएगी, डिसाइड की जाएगी, उसके 3/4 पॉवर्टी लाइन हो जाएगी कहाँ पे, सोसाइटी में। क्योंकि सोसाइटी में आप एक पूरे इंडिविजुअल का खर्चा नहीं देखोगे, एक एडल्ट का खर्चा नहीं देखोगे, जो बच्चों हैं उनका खर्चा अलग देखोगे। जेल में तो सारे एडल्ट्स हैं तो सब खर्चे एडल्ट्स के हिसाब से निकाले जाएंगे, लेकिन सोसाइटी में एडल्ट्स और बच्चे हैं तो ओवरऑल एवरेज में बच्चों के जो कम खर्चे होते हैं खाने पीने के उनको यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। तो बच्चों को 1/3 माना, उनको भी दो भागों में बांटा गया, एक वो भाग जो कि ना के बराबर खा रहे हैं, एक वो भाग जो कि एडल्ट का आधा खा रहे हैं, और उससे ओवरऑल ये कैलकुलेट होके आया
कि भाई जेल ऑफ की कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से जो भी आप पोवर्टी लाइन डिसाइड करोगे उसके 3/4 कॉस्ट ऑफ लिविंग पे सोसाइटी की पोवर्टी लाइन होगी। ये दादा भाई नौरोजी जी ने उस समय पे एक एजम्पशन के बेस पे एनालिसिस किया था। हालांकि इस एनालिसिस में बहुत सी गलतियां पॉइंट आउट की गई, बट उस समय पे इस प्रकार के एनालिसिस पे भी बात नहीं होती थी। उस समय पे अंग्रेज केवल एक चीज में बिजी थे कि इंडिया को कैसे लूटा जाए। उस समय पे कुछ इंडियन इकोनॉमिस्ट ऐसे थे जो सामने आके कहीं ना कहीं देश की प्रॉब्लम्स को पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहे थे। उसमें थे एक दादा भाई नौरोजी जी। तो दादा भाई नौरोजी जी ने जो पोवर्टी की कॉस्ट को एस्टिमेशन करने की कोशिश की उसके बारे में हमने यहाँ पे बात की। अब बात करते हैं पोस्ट इंडियन इंडिपेंडेंट इंडिया की। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में बहुत से अटेम्प्ट्स हुए हैं ये पता करने के लिए कि देश में कितने पुअर हैं और उनकी पोवर्टी की वजह क्या है। बेसिकली यहाँ पे काउंटिंग कैसे होगी पुअर की। 1962 में उस समय का प्लानिंग कमीशन जो आज का एक नीति आयोग है उसने एक स्टडी ग्रुप बनाया, ठीक है भाई, जिससे ये बोला गया कि भाई पता करो कि क्या पोवर्टी का लेवल है, कैसे हम गरीबों को आइडेंटिफाई करें। 1979 में एक और टास्क फोर्स बनाई गई जिसको नाम दिया गया टास्क फोर्स ऑन प्रोजेक्शंस ऑफ मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजम्पशन डिमांड। 1989 और 2005 में फिर से एक्सपर्ट्स ग्रुप्स बनाए गए, कॉन्स्टिट्यूट किए गए, जिनका काम था यही कि पता करो भाई कि कौन एक्चुअली में गरीब है, ठीक है भाई। प्लानिंग कमीशन के अलावा बहुत सारे इंडिविजुअल इकोनॉमिस्ट भी सामने आए हैं जिन्होंने मैकेनिज्म को डेवलप करने की कोशिश की है कि भाई एक्चुअली में गरीब है कौन। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों एक फिगर है जिससे आपको पॉवर्टी लाइन में एक बेसिक आइडिया पता चल रहा है। इस ब्लैक लाइन के राइट साइड में आपको दिख रहे हैं नॉन पुअर और इस ब्लैक लाइन के लेफ्ट साइड में आपको दिख रहे हैं पुअर। पुअर को अगर आप एक सिंपल ब्रैकेट से डिसाइड करते हो या एक ग्रुप को देखते हो एज अ पुअर को, मतलब टोटल जो नंबर ऑफ पुअर्स है हमारे देश में किसी दुनिया में देखो, अगर आप उनको एक होमोजीनियस ग्रुप मानोगे तो वो गलत है, क्योंकि पुअर की कैटेगरी में भी पुअर आते हैं, वेरी पुअर आते हैं और एब्सोल्युटली पुअर आते हैं। पुअर में भी सेग्रीगेशन है और नॉन पुअर में भी नॉट सो पुअर, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, रिच, वेरी रिच, मिलियनियर्स, बिलियनियर्स। तो भाई जो गरीब नहीं है उसमें भी बहुत से तबके हैं, जो गरीब है उसमें भी बहुत से तबके हैं। तो इन दोनों ग्रुप्स को बस एक होमोजीनियस ग्रुप्स की तरह देखना ये एक गलत अप्रोच होगी और इस गलत अप्रोच को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और एलैबोरेट करते हैं। तो बेसिकली हमने देखा कि दो ग्रुप निकल के आए, एक पुअर और एक नॉन पुअर, ठीक है। पोवर्टी लाइन इन दोनों को सेपरेट करती है। अगर आप पोवर्टी लाइन के नीचे चले गए तो आप गरीब हो गए, पोवर्टी लाइन के ऊपर चले गए तो आप नहीं गरीब हो। लेकिन पोवर्टी में भी अगर आप देखिए तो गरीब बहुत प्रकार के हैं, एब्सोल्युटली पुअर है, वेरी पुअर है और पुअर है। उसी प्रकार से नॉन पुअर में भी हमने क्लासेस देखी, मिडिल, अपर मिडिल, रिच, वेरी रिच, मिलेनियर, बिलियनियर। तो यहाँ पे अब हम लोगों को कैटेगराइज करना पड़ेगा पोवर्टी को, ठीक है भाई। पोवर्टी की कैटेगराइजेशन में बहुत सी चीजें हो गई। एक तो हो गए जो हमेशा ही गरीब है, एक हो गए जो अक्सर कर गरीब रहते हैं। दोनों को मिला दो तो हो गया क्रॉनिक पुअर। यहाँ देखिए बेस्ट रिप्रेजेंटेशन दे रखा है किसका, क्रॉनिक पुअर का, ट्रांजिएंट पुअर का, नॉन पुअर का। अगर ये पोवर्टी लाइन है तो इससे नीचे हमेशा जो रह रहा है उसको आप बोलोगे ऑलवेज पुअर, और इस पोवर्टी लाइन के ज्यादातर जो नीचे रह रहा है कभी कभार गलती से ऊपर आ गया उसको बोलोगे आप यूजुअली पुअर। अगर आप ऑलवेज पुअर और यूजुअली पुअर को जोड़ दो तो बन जाता है क्रॉनिक पुअर। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि इस क्रॉनिक पुअर में जो यूजुअली पुअर है इनके हालात ऑलवेज पुअर से बेटर है। तो हमेशा ऑलवेज पुअर और यूजुअली पुअर को एक ब्रैकेट में रखना सही नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए ऑलवेज पुअर और यूजुअली पुअर को क्रॉनिक पुअर की कैटेगरी में रखा गया है। हालांकि ये बात समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि यूजुअली पुअर ज्यादातर केसेस में ऑलवेज पुअर से थोड़ा बहुत ठीक ही होते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आती है किसकी, नेक्स्ट कैटेगरी आती है भाई क्रॉनिक पुअर की। अच्छा, यूजुअली पुअर में अगर बात की जाए, एग्जाम्पल की बात करें तो भाई कैजुअल लेबर्स हो गए, दिहाड़ी पे काम करने वाले मजदूर हो गए, माइग्रेंट वर्कर्स हो गए। माइग्रेंट वर्कर्स को कभी कभी काम मिल जाता है और कभी कभी अच्छा काम मिल जाता है, तो भाई 1.5-2 महीने का ठेका मिल गया, 1.5-2 महीने के ठेके में उनकी ठीक ठाक कमाई हो गई। और मान लीजिए उसके अगले 3 महीने तक कोई कमाई नहीं हुई, तो जो 1.5-2 महीने अच्छा खासा ठेके का काम मिला तो ठीक ठाक कमाई हो गई, बाद में उनको काम ही नहीं मिला, तो इसको बोल दिया जाएगा यूजुअली पेयर। तो कैजुअल वर्कर्स है, कभी अच्छा काम मिल गया तो कमाई हो गई, नहीं मिला तो नहीं मिली, तो आते वो भी क्रॉनिक पुअर कैटेगरी में। ऑलवेज पुअर तो वो है जिनकी कमाई नहीं हुई, बिल्कुल ही बर्बाद है। फिर नेक्स्ट है चर्नी पुअर। चर्नी पुअर वो होते हैं जो कभी पॉवर्टी में जाते हैं और कभी पॉवर्टी से बाहर निकलते हैं, जैसे कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं और जो सीजनल वर्कर्स हैं उनको आप बोलते हो चर्नी पुअर। यहाँ पे देखिए चर्नी पुअर का ग्राफ क्या दिखा रहा है ये दिखा रहा चर्नी पुअर का, कभी भाई पॉवर्टी से बाहर निकल गए, फिर पॉवर्टी में आ गए, फिर बाहर निकले, फिर बाहर, फिर निकले, फिर अंदर, तो ये हो गया आपके चर्नी पुअर। उसके बाद आते हैं आपके ऑकेजनली पुअर। ऑकेजनली पुअर का मतलब क्या हो गया कि भाई वैसे तो उनके पास नॉर्मल कर पैसा होता है कि वो पुअर की कैटेगरी में नहीं आते हैं, बट
कभी कभार अगर किस्मत खराब चली तो वो पुअर की कैटेगरी में आ जाएंगे, समझ गए। तो यहाँ पे देखिए ये रहा आपके ऑकेजनली पुअर, वैसे तो वो पुअर कैटेगरी के ऊपर है, ठीक है, लेकिन कभी कभार काम नहीं मिला या कुछ खराब किस्मत हो गई तो वो ऑकेजनली पुअर यानी पुअर कैटेगरी के नीचे पहुंच जाएंगे। तो इस चर्निंग पुअर को और ऑकेजनली पुअर को आप मिला दो तो इसको जो डेफिनेशन दी गई है, इसको डेफिनेशन को बोला गया है ट्रांजिएंट पुअर, ठीक है भाई। और एक सिंपल सी यहाँ पे डेफिनेशन निकल के आती है, ये रही पॉवर्टी लाइन। उस पॉवर्टी लाइन से अगर आप परमानेंटली ऊपर हो तो आप बन जाओगे नेवर पुअर। इस नेवर पुअर के अंदर भी बहुत सी कैटेगरीज है, मिलेनियर्स, बिलियनियर्स, मेरे और आपके जैसे लोग जो ठीक ठाक नौकरी करके 50-60 हजार रुपए महीने कमा लेते हैं, वो भी नेवर पुअर की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं पॉवर्टी लाइन के ऊपर तो होते ही हैं, ठीक है। तो ये पॉवर्टी का कैटेगराइजेशन हो गया अलग अलग कैटेगरीज में। पॉवर्टी लाइन की बात की जाए तो ये भी अपने आप में ट्रिकी कंसेप्ट समझने के लिए, देखिए पॉवर्टी लाइन होता क्या है। पॉवर्टी को मेजर करने के बहुत से अलग अलग तरीके हैं। एक तो पॉवर्टी को मेजर करने का तरीका है कि भाई आप मॉनेटरी वैल्यू निकाल दो मिनिमम कैलोरी इनटेक की। समझिए बात को, एक पर्टिकुलर पर्सन पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, समझिए यहाँ पे एक पर्टिकुलर पर्सन जहां पे भी रह रहा है उसका जो मिनिमम कैलोरी इनटेक को अगर मेजर करना हो, जैसे कि भाई जो लोग गांव के इलाके में रहते हैं उनका मिनिमम कैलोरी इनटेक माना गया है एक एडल्ट का 24 कैलोरीज पर डे, और अर्बन इलाके में रहने वाले एक पर्सन का मिनिमम कैलोरी इनटेक माना गया है एक दिन का 2100 कैलोरीज पर डे। तो रूरल इलाके में 2400 कैलोरीज को इकट्ठा करने में कितना खर्चा आएगा और 2100 कैलोरीज को अर्बन इलाके में अरेंज करने के लिए कितना खर्चा आएगा, ये डिसाइड करेगी पॉवर्टी लाइन। तो इसके बेसिस पे निकाला गया कि रूरल इलाकों में अगर आपके पास 816 रुपए प्रति महीना आ रहा है एक पर्सन के पास तो वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है, और अर्बन इलाकों में अगर एक पर्सन के पास प्रति महीना 1000 से ज्यादा पैसा आ रहा है तो वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है। तो ये पॉवर्टी लाइन यहाँ पे इंडिया में डिसाइड करने का तरीका है कि आप एक महीने में ये पता करने की कोशिश कर रहे हो कि उसके दिन की कैलोरी के इनटेक के हिसाब से उसको कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा अपना खाना पीना जुटाने में। तो यहाँ पे आप कौन सी मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर MPCE मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन इस MPCE मेथोडोलॉजी को बहुत से बेसिस पे क्रिटिसाइज किया गया है। बहुत से इकोनॉमिस्ट का ये बोलना है कि जो MPCE तरीका है मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, जहाँ पे आपने बस कैलोरी डिसाइड कर ली, उस कैलोरी को अर्बन इलाकों और पुअर इलाकों को खरीदने में कितना पैसा लगेगा इसको डिसाइड कर लिया और उसके बेसिस पे आपने पुअर को डिफाइन कर दिया। ये तरीका बिल्कुल गलत है। ये तरीका गलत क्यों है? ये तरीका गलत इसलिए है क्योंकि ये जो तरीका है वो पुअर की अलग अलग क्लासेस के बीच में डिफरेंशिएट नहीं करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुअर के यहाँ पे बहुत से अलग अलग क्लासेस हैं। यहाँ देखिए पुअर के बीच में एब्सोल्युटली पुअर आते हैं, वेरी पुअर आते हैं और ये पुअर आते हैं। तो पुअर की कैटेगरी के नीचे भी बहुत अलग अलग प्रकार की कैटेगरीज आती हैं, और उन अलग अलग प्रकार की कैटेगरीज के लिए अगर आप स्पेसिफिक कैलकुलेशन नहीं करोगे तो बहुत सी चीजें छूट जाएंगी। सिर्फ इनकम को, और वो इनकम भी फूड के हिसाब से कैलकुलेट करके आपने बता दिया कि हाँ भाई ये हो गई मिनिमम पॉवर्टी लाइन, ये सही नहीं है। और भाई यहाँ पे आप पॉवर्टी को सिर्फ खाने के साथ एसोसिएट कर रहे हो, ये भी एक बहुत बड़ी गलती। पॉवर्टी बहुत बड़ी, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही इंडिया और यूरोपियन यूनियन का एग्जाम्पल दिया था। अगर आपके पास बेसिक एजुकेशन नहीं है तो भी आप गरीब हो, अगर आपके पास हेल्थ केयर नहीं है तो भी आप गरीब हो, अगर आपके पास पीने का पानी नहीं है तो भी आप गरीब हो, अगर आपके पास ठीक ठाक स्वच्छ सुविधाएं नहीं है, सैनिटेशन नहीं है तो भी आप गरीब हो। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को भी हमें कंसीडरेशन में रखना चाहिए पॉवर्टी लाइन को कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन अभी की जो मेथोडोलॉजी है इंडिया की पॉवर्टी लाइन को कैलकुलेट करने की, वो बस ये है कि भाई रूरल इलाकों में 2400 कैलोरी मिल जाए एक इंसान को दिन में, और अर्बन इलाके में 2100 कैलोरी मिल जाए, और इतनी कैलोरी इकट्ठा करने में उसको जो भी खर्चा करना पड़ेगा अगर उसके बाद उतना पैसा है तो वो पुअर नहीं है। ये तरीका बहुत गलत है, क्योंकि इसमें उसके बच्चे कितना पढ़ रहे हैं, उसको अपने हेल्थ में खर्च करने के लिए उसके पास कितना पैसा है, वो कितनी साफ सफाई में रह रहा है, कहाँ रह रहा है, कैसे रह रहा है, क्या पहन रहा है, इन सब चीजों पे कोई भी फोकस नहीं दिया गया है। पहली प्रॉब्लम पॉवर्टी लाइन के साथ ये है। दूसरी प्रॉब्लम पॉवर्टी लाइन के साथ ये है कि कभी कभी हमारे सामने कुछ ऐसे सोशल फैक्टर्स आ जाते हैं जिसकी वजह से कम पढ़ा लिखा होना, खराब हेल्थ होना, लैक ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज होना, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लैक एंड सिविल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम्स होना। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, मैनुअल स्कैवेंजिंग। मैनुअल स्कैवेंजिंग में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इनबिल्ट है। कुछ कास्ट के लोगों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो मैनुअल स्कैवेंजर की तरह काम करेंगे। अब वो नहीं करना चाहते तो भी उनको मजबूर किया जाएगा कि ये काम करेंगे। अभी अगर वो अपनी कास्ट के डिस्क्रिमिनेशन के चलते, अपनी सोशल डिसएडवांटेज के चलते मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम करते हैं और बीमार पड़ जाते हैं,
तो भाई कहीं ना कहीं ये तो उनके खिलाफ आप कह सकते हो ना अत्याचार है। तो क्या वो पॉवर्टी लाइन के अंदर नहीं आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। लेकिन जो प्रेजेंट मेथोडोलॉजी है कि भाई खर्चे के हिसाब से आप पॉवर्टी लाइन डिसाइड कर रहे हो, वो इस तबके को इग्नोर कर देगी। तो ऐसे किसी भी सोशल इंडिकेटर की वजह से आप बिना पढ़े लिखे होते हो, आपकी तबीयत खराब होती है, आपके पास रिसोर्सेज के एक्सेस नहीं आते, तो किसी गांव में एक अमीर कास्ट गरीब कास्ट को सेग्रीगेट करके रखती है, पेड़ नहीं काटने देती है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को इकट्ठा नहीं करने देती है, तो वो जो सेग्रीगेटेड कास्ट है वो डिसएडवांटेज है। तो क्या इस फैक्टर को लिया जा रहा है पॉवर्टी लाइन में? नहीं लिया जा रहा है। तो समझ गए ना, बहुत से ऐसे बेसिस निकल के आते हैं इंडिया में जिसके बिहाफ पे आपको पॉवर्टी लाइन को कैलकुलेट करना चाहिए, बट हम कैलकुलेट नहीं करते। हमने सिंपल से एक पैसे का मैकेनिज्म निकाल दिया है और उसके बेसिस पे हम लोग पॉवर्टी लाइन को कैलकुलेट कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए हमारे देश की जो भी पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम है उसका टारगेट होना चाहिए कि ह्यूमन लाइफ्स को इंप्रूव किया जाए। कैसे? उस ह्यूमन बीइंग के पास जिनके पास चीजें नहीं है, उनके पास वो रेंज ऑफ थिंग्स पहुंचाया जाए जिससे वो एक हेल्दी लाइफ जी सके, वेल नूरिश लाइफ जी सके, अपने लिए ज्ञान इकट्ठा कर सके, मिनिमम अमाउंट ऑफ ज्ञान, जिस कम्युनिटी में रह रहे हैं उस कम्युनिटी में थोड़े बहुत डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी उनके पास हो, ये सब चीज उस पर्सन के पास रहनी चाहिए। तो डेवलपमेंट क्या है? होलिस्टिक डेवलपमेंट इज अबाउट रिमूविंग द ऑब्स्टेकल्स टू थिंग दैट अ पर्सन कैन डू इन लाइफ, सच एज इलिटरेसी, इल हेल्थ, लैक ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज। तो इलिटरेसी, इल हेल्थ, लैक्स ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज की वजह से अगर आपका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो इसको हटाओ, और इसको हटाना ही रियल में पॉवर्टी का रिमूवल है, जिसके ऊपर सरकार ध्यान नहीं देती। सरकार क्या बोलती है कि भाई हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ का रेट अच्छा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा है, मनरेगा के थ्रू और थोड़ा बहुत लैंडलेस लेबरर्स को हम लोग काम देके रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट लेके आ रहे हैं, हम लोग इकोनॉमिक रिफॉर्म पैकेज लेके आए 1990s में, जिससे ओवरऑल पॉवर्टी लेवल्स कम हुए, हमारे देश की पर कैपिटा इकोनॉमी बढ़ी, पर कैपिटा इनकम बढ़ी। इन सब बेसिस पे सरकारें क्लेम करती हैं कि हमने भाई पॉवर्टी को हटाने के लिए बहुत सारे काम किए, बट इकोनॉमिस्ट कहते हैं कुछ काम नहीं किया आपने, आप बस बेवकूफ बना रहे हो। आप डाटा को गलत तरीके से या फिर जिस तरीके से भी कैलकुलेट कर रहे हो उसको मैनिपुलेट करके कंजम्पशन बास्केट और मेथोडोलॉजी आप इस हिसाब से मैनिपुलेट कर रहे हो, इस हिसाब से मोल्ड कर रहे हो कि जो ओवरऑल फिगर है वो काफी अलग तरीके से जनता के सामने जाता है। और एक्चुअली में जिन लोगों को आप गरीब नहीं दिखा रहे हो वो भी बहुत सारे केसेस में गरीब निकलते हैं। तो जो भी पॉवर्टी लेवल है 860 और 1000 रुपए वाला भी मान लो, इतना कमाने वाले जो लोग हैं ना वो भी बहुत गंदे तरीके से आज की डेट में जी रहे हैं। तो आपने जबरदस्ती ये जो मोनेटाइजेशन वाला लेवल है इसको नीचे रख के गरीबों को कम नंबर दिखाने की कोशिश की, जबकि एक्चुअली में हमारे देश में गरीब बहुत ज्यादा है। तो ये जो ऑफिशियल एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी है इसमें बहुत सी खामियां, इसलिए बहुत सारे अलग अलग स्कॉलर्स ने अपने अपने मेथड्स यहाँ पे प्रपोज किए। जैसे अमर्त्य सेन साहब जो कि नोबेल लॉरिएट है, उन्होंने सेन इंडेक्स बताया, पावर गैप इंडेक्स की बात की जाती है, कभी कभी स्क्वायर पॉवर्टी गैप की बात की जाती है। इन टूल्स को हम लोग आगे देखेंगे। तो ये कुछ ऐसे इंडिविजुअल टूल्स हैं जिनके बेसिस पे पॉवर्टी का करेक्ट एस्टिमेशन करने की बहुत से लोगों ने कोशिश की है। तो कितना करेक्ट नहीं है, कितना करेक्ट है, इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि एक्चुअली में पॉवर्टी से रिलेटेड इंडिया में स्टैटिस्टिक्स कितने नंबर ऑफ पुअर है इंडिया में। यहाँ पे तो हमने ये जाना कि पॉवर्टी को एक्चुअली में कैलकुलेट कैसे किया जाता है और पॉवर्टी के कितने प्रकार होते हैं। और नेक्स्ट में हम लोग जानेंगे कि पॉवर्टी मतलब गरीब लोगों को गिना कैसे जाता है इंडिया में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आपको इस वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। गुड बाय।